अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे, ईद अच्छे अंदाज में गुजार रहे होंगे। मेरी दुआ है कि आप और आपके प्यारे सलामत रहें, ऐसी बहुत सारी ईद करते रहें। और चूंकि ये ईद कुर्बान है, साथ मेरा मैसेज भी होगा कि कुर्बानियां भी देते रहें। क्यों? कुर्बानी देना ही असल में सबसे बड़ी ईद है। जब आप अपने प्यारों के लिए, दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए जब आप अपनी कोई चीज कुर्बान करते हैं तो वो जो खुशी हासिल होती है वो दर हकीकत ईद की हकीकी खुशी होती है। इस छोटे से पैगाम के साथ जनाब अपने वीलॉग की तरफ आते हैं और इस वीलॉग में इमरान खान साहब की कुछ यादें हैं। शेख रशीद साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, उसका कुछ मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। थोड़ा सा क्रिकेट टीम का नोहा भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन आज की इस वीलॉग का जो सबसे बड़ा आंसर है वो ये है कि इमरान खान आखिर कैसे रिहा हो सकते हैं, कब रिहा हो सकते हैं। इस बात पर इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस सतह पर यह सोचा जा रहा है कि इमरान खान को किस तरीके से रिहाई दिलाई जा सकती है। सबसे पहले जनाब क्रिकेट टीम की तरफ आते हैं और हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हारने के बाद आ चुकी है। जो आखिरी आयरलैंड के खिलाफ मैच था वो भी मुश्किल हम जीत पाए। मतलब वाकई हम डिजर्व करते हैं कि हम पहले राउंड से वर्ल्ड कप से आउट हो जाएं और आगे जो मेन राउंड सुपर 8 है उसमें भी शामिल हो सके। मतलब हम एसोसिएट से भी नीचे आ चुके और जनाब हमारी क्रिकेट तबाह होती जा रही है। इस हवाले से जो इस वक्त कोच रखे गए, गैरी क्रिस्टन बहुत अच्छे कोच हैं, उन्होंने जनाब जो गुफ्तगू की है उनका कहना यह है कि हमारा फिटनेस लेवल मेयारी नहीं। पहली बात वो कहते हैं फिटनेस लेवल, टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल अप टू दी मार्क है ही नहीं। हम स्किल्स लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। कौन सा शॉट कब खेलना है किसी को इल्म नहीं। और साथ ही वो कहते हैं जनाब के जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नहीं है, एक दूसरे के साथ तामुन नहीं करते, एक दूसरे से दूर है, धींगा मुश्ती है, खींचा तानी है। ये पहली मर्तबा जनाब जो कोच है वो ऑफिशियली, चूंकि अब वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए तो खत्म हो चुका है, इस वजह से उन्होंने कहा है। और साथ वो कहते हैं कि मैं बहुत सारी टीमों के साथ रहा हूं दुनिया में, लेकिन इस वक्त जो बदतरीन सूरत हाल है पाकिस्तानी टीम की, ऐसी मैंने कहीं भी नहीं देखी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अहबाब का और मेरा अपना साथी भी ख्याल है कि पाकिस्तान के पास क्रिकेट का बहुत ज्यादा टैलेंट है। हमारे गली मोहल्लों में टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं जो शायद पूरी दुनिया में कहीं ना हो। हमारे पास फास्ट बॉलिंग इतनी बेहतरीन है कि दुनिया में शायद कहीं ना हो। हमारे पास जनाब बैट्समैन दुनिया के मायानाज बैट्समैन है। हमारा तो आजम खान साहब जैसा हैवी वेट भी, जिसका वजन बहुत ज्यादा है, वो भी दुनिया को थका देता है, दुनिया के बॉलर्स को थका देता है। लेकिन इस वक्त कोई क्लिक नहीं हो रहा, कोई चल नहीं रहा। इस पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं जनाब, लेकिन सबसे जो बेहतरीन तबसरा किया है वो इमरान रियाज खान ने किया है। उनका शॉट, वो कहते हैं कि टीम में कोई नक्स नहीं, लोगों में कोई नक्स नहीं, हमारे यहां सियासत पाई जाती है। और वो एक बात कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी से सिर्फ शाहीन अफरीदी को दूर कर दिया जाए। क्यों? वो पाकिस्तान की टीम में सियासत ला रहे हैं तो हमारे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, हमारी टीम बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। क्या कह रहे हैं इमरान रियाज खान साहब, जरा मुलाहिजा फरमाएं। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे नाम लेने में कोई खौफ नहीं आता, साफ बात करता हूं। सिर्फ आप शाहिद अफरीदी को टीम से दूर कर दें और 2-3 और बंदे हैं, इनको टीम से दूर कर दें, जैसे टीम के करीब है इनको उठा के दूर फेंके, इनको टीम से आप दूर कर दें। ये शाहिद अफरीदी, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो टॉप क्लास बॉलर है, दुनिया के अंदर उसके जोड़ के बॉलर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कमाल बॉलर है, एक्सीलेंट प्लेयर है, वो अपनी बैटिंग की स्किल भी डेवलप कर रहा है। ये अगर उसके आसपास रहेंगे और सियासत को दाखिल करेंगे उसके खेल के अंदर, उसका खेल भी तबाह कर देंगे। मेरे से लिख के ले लें आप बात। तो शाहिद अफरीदी की सियासत से इस टीम को जितनी जल्दी बचाया जाए उतना बेहतर है। ये जो प्लेयर ना तजिया करते हैं, डरते हैं ये बात करते हुए, खौफजदा होते हैं कि उसकी लॉबिंग बहुत ज्यादा है, वो इधर जाके बैठ जाता है, कभी उधर जाके बैठ जाता है, कभी किसी दफ्तर में जाके बैठ जाता है, कभी बड़े बड़े लोगों से उसने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। तो वो मैं नहीं डरता भाई इस बात से। मैं साफ बात करता हूं कि शाहिद अफरीदी की गंदी सियासत शाहीन शाह अफरीदी की क्रिकेट को लेकर डूब जाएगी और उसके असरात पाकिस्तान की टीम पर भी पड़ते हैं। पाकिस्तान के सदाबहार सियासतदान शेख रशीद साहब जनाब अब इंटरव्यू देने का उन्होंने सिलसिला शुरू किया। वैसे उन्होंने कहा था कि मैं 31 अगस्त तक सियासत से आउट हूं, मैं सियासत पे नहीं हूं। आज उन्होंने इसकी एक वजह भी बताई है, मुख्तलिफ टीवी शोज में जनाब वो मौजूद थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको जनाब जब लापता किया गया था तो जनाब जो लोग थे लापता करने वाले वो नामालूम अफराद थे, उन्होंने उन पर बहुत ज्यादा
سائیکولوجیکل اور جناب ان کو تشدد کیا, ٹارچر کیا, مینٹلی بہت زیادہ تشدد کیا. انہوں نے کہا کہ چلے کے دوران میں نے دنیا میں ہی دوزخ دیکھ لی ہے, میں اپنی یاداشت کھو گیا ہوں. اور وہ کہتے تھے اب میں جنت میں جاؤں گا. کمرے میں پروجیکٹرز لگے ہوئے تھے اور میں آنکھوں پر تکیہ رکھ کر گولیاں کھا کر سوتا تھا. پروجیکٹرز پر ڈرانے, دھمکانے اور انسان کو پریشان کرنے کے لیے خوفناک اور پرتشدد ویڈیو چلائی جاتی تھی. ظلم و بربریت کا وقت تھا. چلہ اتنا سخت تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ مجھے مار ہی دیتے. پہلے مجھے الٹا لٹکانے کے لیے کرین پر بٹھایا اور پھر انکار کر دیا. اس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا. مزید وہ انکشاف کرتے ہیں کہ ان کے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو رقم جو دی گئی تھی وہ باقاعدہ ڈالوں میں رکھ کے لائی گئی تھی. ڈالوں میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں ڈالوں میں رکھ کے. کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب, ذرا سنیں. آپ کے اندازے کے مطابق کتنی پیمنٹ کی گئی؟ مجھے نہیں پتا. یہ مجھے پتا ہے کہ پیسے ڈالے میں پڑے تھے. ڈالے میں, ڈالے کے پچھلے حصے میں پڑے تھے اور اوپر ترپال پڑی ہوئی تھی. ملا کے سب لوگوں کے لیے یا ایک ایک بندے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا کہ ایک ایک کے لیے تو نہیں ہوگی, میرا مطلب ہے سب کے لیے ملا کے ہوگی. ظاہر ہے 2, 4, 5, 10 کروڑ روپیہ تو دیا ہوگا انہوں نے. شیخ رشید صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان پر دباؤ تھا کہ وہ بشرا بی بی کے حوالے سے بیان دیں, تو اب پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے آپ گواہ بنے, لیکن میں نے اس گواہی سے بھی انکار کر دیا تھا. اور ان کا سب تو ساتھ یہ بھی کہنا تھا اگر وہ اس گواہی سے انکار نہ کرتے تو شاید وہ الیکشن جیت چکے ہوتے. اب آتے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب کی کیسے اڈیالہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں, کس طریقے سے واپس پالیٹکس میں آ سکتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور لیکن پاکستان کی خاص طور پر پنجاب کے عوام ان کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. اگرچہ عید کی رات چند لوگ وہاں گئے اسی مابیہ طاہر کی زیر قیادت اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور عید پر رہا بھی نہیں کیا گیا. پاکستان کے ہر شخص کی خواہش ہے عمران خان کے ساتھ ہے, یہاں تک کہ جو اینکر پرسن ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. پاکستان کی جو سٹارز ہیں, سپر سٹار, شوبز سٹارز ہیں, آرٹسٹ ہیں, ہمارے ہاں جو جناب بہت زیادہ آفیسر ہیں, بیوروکریسی, وہ بھی کسی حد تک عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ کوئی بھی باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے باقاعدہ جناب خیبر پختونخوا میں, وہاں کے وزیر اعلیٰ نے عید پر گفتگو کی عمران خان کے حوالے سے. کیا کہا, ذرا ملاحظہ فرمائیں. اس وقت ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ جیلی کیسوں کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. میری عدلیہ سے یہ اپیل ہے کہ یہ جیلی کیسز جو اتنے آہستہ آہستہ چلائے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کے کیسوں کو لمبا کر کے ان کو ایک لمبا عرصہ جیل میں اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ آ کر کسی طرح سے اس چیز کو جو ان کا ضمیر نہیں مانتا, ان کا نظریہ نہیں مانتا, انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے اور وہ تحریک چلا کے اس قوم کو جگایا ہے, اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کیسز کو جلد سے جلد ختم کریں اور میرٹ کی بنیاد پہ جلد سے جلد فیصلہ کریں. جناب علی امین گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کا مکمل بیان بھی میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے تو کشتیاں جلا کر نکلیں گے, اور ایسے میں نقصان ان عناصر کا ہوگا جو قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں. لہذا بہتر ہے اس نقصان سے بچا جائے اور قوم کو بھی بچایا جائے. اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس وقت ہمارے قائد عمران خان کو جعلی کیسز میں جیل میں رکھا گیا ہے اور ان جعلی کیسز کو آہستہ آہستہ چلایا جا رہا ہے تاکہ انہیں لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جا سکے. عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے اور تحریک سے پیچھے ہٹ جائے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان نے قوم کو جگانے کی تحریک شروع کر رکھی ہے. عدلیہ سے اپیل ہے کہ ان جعلی کیسز کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے. کاش پاکستان میں عدلیہ زندہ ہوتی, انہیں پاکستان کا خیال ہوتا, پاکستان میں جمہوریت کا خیال ہوتا, پاکستان کے عوام کو خیال ہوتا. میں بالکل بربلا ایک قانون کے طالب علم کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عدلیہ سوئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ فارم 47 والی حکومت عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہوئی ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کروانے والوں کو پیغام دیتا ہوں
کہ मुल्क को चलाने का आपका तरीकाकार दुरुस्त नहीं। इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाकर पीडीएम की डमी हुकूमत बिठाई गई। पीडीएम की हुकूमत ने इस वक्त मुल्क का जो हाल किया वो कौम के सामने है। वजीर आला ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात के इनकाद में ताखीर करके आइन को तोड़ा गया। उसके बाद मुल्क में इस फिस्तायत का एक दौर शुरू किया गया ताकि तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। वो दौर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का बदतरीन दौर था। अगर कोई ये सोचता है कि जो कुछ किया गया उसका किसी को मालूम नहीं तो ये एक भूल है। इस फिस्तायत का जो भी हिस्सा रहा उसने बता दिया कि ये सब किसके दबाव में और किसके कहने पर किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन इस्लाह की बजाय फिस्तायत को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो मैंडेट चोर हुकूमत मुसल्लत की गई है ये एक नहूसत है। जिन्होंने इस हुकूमत को मुसल्लत किया है उन पर भी इस नहूसत के असरात पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कौम इन लोगों को यकसर मुस्तरद कर चुकी है और इन इदारों से शिकवा कर रही है जो इन लोगों को ले आए। ये सब जानते हुए भी इन लोगों को मुसल्लत किया गया कि इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है। वजीर आला ने कहा कि अगर कोई समझता है इमरान खान की मकबूलियत या अवाम का अज़्म कमजोर होगा तो ये उनकी भूल है। हमारे हौसले बुलंद है और हम अपना हक लेना जानते हैं। यह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ नारवा सलूक कर रही है और बार बार कर रही है, लेकिन हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे और अपना हक लेने तक लड़ते रहेंगे। उनका कहना था कि वफाकी बजट में कौम के साथ मजाक किया गया। ये झूठा बजट और फ्रॉड है। जिस तरह ये खुद झूठे हैं इस तरह झूठे आदाद शुमार पर मबनी बजट पेश किया है। हमने ऐलान किया था कि मुलाजमान की तनख्वाहें वफाकी हुकूमत के हिसाब से बढ़ाई जाएंगी। एक दफा फिर मुतालबा करता हूं कि सूबे के वाजिबात और जम अजला के फंड्स हमें अदा किए जाए। सूबे में अमन अमान और बेरोजगारी के मसाइल दरपेश है। हमने लोगों को रोजगार देने के लिए एक फलाही बजट दिया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो लोग ट्रोलिंग के जरिए इमरान खान और पार्टी कायदीन के खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं और समझते हैं कि उसका फायदा होगा, मैं वाज़ी तौर पर बताना चाहता हूं कि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अपनी फैमिली और बच्चों से पूछें, वो भी आपकी इस पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा इस वक्त मायूसी का आलम है और कौम अदारों से मायूस दिखाई दे रही है। कौम अब अदलिया की तरफ देख रही है। अदलिया कब इंसाफ करेगी? जिन लोगों ने तोशाखाना से ममनुआ चीजें ली हुई हैं वो आज मुल्क के सदर, वजीर आजम और वजीर आला बने हुए हैं। जबकि जिन पार्टियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जिसके सबूत खुद इदारों ने दिए वो पार्टियां आज हुकूमत में बैठी हैं। वजीर आला का कहना था कि ये मुल्क भी हमारा है और इदारे भी हमारे हैं। हम जानते हैं कि इन कामों पर तवज्जो दें जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। ऐसे कामों से गुरेज किया जाए जो इदारों के साथ मुल्क की भी बदनामी का बायस बनते हों। लेकिन एक बात कहूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब धमकियां बहुत देते हैं। मौला जट के जनाब फिक्रे और डायलॉग जरूर अदा करते हैं लेकिन अमली कदम नहीं उठाते। लेकिन यह भी दुरुस्त है कि इस वक्त एहतियात के साथ और कैलकुलेटिव अंदाज में आगे बढ़ने की जरूरत है अगर इमरान खान साहब को बाहर ना आना है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।